नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोग इस समय भूगोल की स्पेशल सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लास्ट में हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। जो हमने लास्ट का टॉपिक अपना स्टार्ट किया था वो हिमालय पर्वत की सीरीज थी, जिसमें हम लोगों ने हिमालय के प्रमुख भाग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछता है हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यदि भारत की बात करेगा तो आपका JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा अगर ये भारत की बात है, और भारत के अलावा अगर कोई आपसे पूछता है कि हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ से और किन किन देशों में है, तो इसके अलावा आपका जो है वो POK पाकिस्तान, उसके अलावा आपका चाइना, यहाँ आपका नेपाल, और ये आपका UK। मतलब अगर कोई हमसे देश की बात करता है कि देश कितने देशों में विस्तार है, तो देखिए देश की अगर हम बात करते हैं तो आपका POK, चाइना, और ये आपका इंडिया, ये इंडिया है, यहाँ नेपाल है। मतलब भारत, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेपाल, चाइना, भारत और पाकिस्तान, मतलब इसका विस्तार जो है वो 4 देशों में है। और अगर इसके अलावा हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में, भारत में जो प्रमुख रूप से है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है, तो नामचा बराव पर्वत, नामचा बरवा है, नामचा बरवा ये पर्वत है। यहाँ तक इसका विस्तार है अगर हम इसकी बात करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर तक की। क्यों है, देखिए अगर हम बात करें इसकी 160 कहाँ पे है, तो 104 मतलब जो इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वो इस भाग में सबसे ज़्यादा है, जो भारत के सबसे शीर्ष का अगर हम बात करें, जो भारत का मुकुट जिसे हम कहते हैं। और कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई इसकी यहाँ पे है। मतलब ये आकृति कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे इस तरीके से चौड़ा होता जाता है और धीरे धीरे नीचे पतला होता जाता है। तो हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ पे इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। तो ये चौड़ाई इसकी बढ़ती जाती है, क्योंकि इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो POK का हिस्सा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ा है। और यहाँ की अगर हम बात करें लास्ट में आपके AP अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ आपका नामचा बरवा पर्वत है, वहाँ पे इसकी चौड़ाई सबसे कम होती है, लगभग 140 से 160 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की, क्योंकि लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा की थी। और ट्रांस हिमालय के जो प्रमुख आपके भाग थे, जिसमें प्रमुख रूप से आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, और इनके बेसिक बारे में मैंने आपको बताया था कि इनमें कैसे क्या पाया जाता है और कहाँ पे कौन सा पर्वत पाया जाता है। अब आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका होगा वृहद हिमालय, वृहद या महान हिमालय। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आपकी काराकोरम के बाद बात की जाती है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पर्वतमाला जो हिमालय के 4 प्रमुख भाग हैं उसमें जो ट्रांस हिमालय आपका वृहद हिमालय, महान हिमालय, इसके बाद आपका लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद अगर हम बात करते हैं तो शिवालिक पर्वत की। शिवालिक आपका सबसे नवीन हिमालय का भाग है, जिसे सबसे युवा है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि सबसे युवा पर्वत कौन सा है, तो वो हिमालय है। हिमालय का कौन सा भाग है, तो आपका शिवालिक पर्वत है। अब यहाँ से बात करते हैं वृहद हिमालय को ही। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री क्यों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार भारत में है, और इसके अलावा जो ये सबसे ज्यादा इसमें बर्फ पाई जाती है। अगर ये देखा जाए तो ये जो माउंटेन रेंज है आपकी, ये सबसे ज्यादा बर्फ से ढकी होती है। तो बर्फ से सबसे ज्यादा ढकी होने के कारण इसे हिमाद्री भी बोला जाता है कि ये हिमाद्री पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ से बात करते हैं सबसे ज्यादा इसका विस्तार की बात करेंगे, तो सबसे पूर्व अगर विस्तार की हम बात करें तो वही चीज की सबसे पहले आप भारत का नक्शा ड्रा करें कि चीजें हमें कैसे समझनी है। तो ये सबसे पहले ड्रा करिएगा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ये आपका JNK का भाग है, और ये आपका AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो इसके बारे में जब हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, देखिए मैंने सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था, और ट्रांस हिमालय से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो मैंने आपको बताया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय का सबसे पहले अगर कोई हमसे विस्तार पूछता है, तो अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में नंगा पर्वत से कहां तक, अगर यहां से बात करें तो इसका जो विस्तार होता है ये आपका नंगा पर्वत से, और ये आपका कुछ इस तरीके से विस्तार है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो इसका विस्तार है नामचा बरवा,
ये पर्वत है, ये पर्वत का नाम है नामचा बरवा पर्वत। अब देखिए हमें कैसे पढ़ना है। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में जो माउंटेन रेंज है वो आपकी नंगा पर्वत से और आपकी नामचा बरवा पर्वत तक की ये आपका है। और देखिए हिमालय की अगर हम बात करें, और कहीं भी याद रखिएगा ये जो मैंने आपने देखा होगा ये कलाकृति टाइप की बनाई है कि ये हिमालय को मैंने मेंशन किया है। तो पर्वत जब भी मेंशन किया जाएगा आपका हमेशा इस तरीके से पर्वत मेंशन किया जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। कभी कभी आपसे मैप में पूछ देता है इस तरीके की डायरेक्शन या इस तरीके की फिगर देता है और उसमें ये बोलता है कि यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज स्थित है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बात करेंगे जो महान हिमालय आपका है। अगर वृहद हिमालय महान हिमालय की बात करें तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से आपके अरुणाचल प्रदेश तक है, और इसमें कौन कौन सी पर्वतमाला स्थित हैं जो हमारे लिए प्रसिद्ध, मतलब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। क्यों? देखिए अब अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से जब ये स्टार्ट होता है और यहाँ आपका यूके है। अगर हम यूके की बात करें तो यूके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही आपको याद होगा आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, इसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम है। जबकि गंगा का उद्गम जैसे हम लोग गंगोत्री बोलते हैं, यमुनोत्री बोलते हैं, तो जो हिमनद है आपके वो गंगोत्री और जो है गोमू ग्लेशियर है वहां से जहां से गंगा निकलती है। मैंने आपको जब गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तब मैंने आपको इसके बारे में पूर्व में पूरी जानकारी दी थी कि कहां से गंगा नदी निकलती है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो आपकी यमुना नदी है यमुनोत्री में कहां से निकलती है। तो ये चीजें बात करते हैं। अब अगर हमसे कोई पहाड़ी की बात पूछता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो सबसे पहले इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहां पे है, तो देखिए भारत में अगर विस्तार की बात करता है तो भारत में आपका जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। लेकिन इसके बीच अगर राज्य की बात करता है तो जम्मू कश्मीर आपका, अरुणाचल प्रदेश, और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया था यहाँ आपका नेपाल है, और नेपाल के अलावा अगर हम बात करें तो ये एरिया आपका चाइना का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपने उत्तराखंड की। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो 4 प्रमुख रूप से इसकी चोटियां हैं, 4 प्रमुख रूप से जो हैं उनमें 4 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए 4 कैसे पढ़नी है। 4 में सबसे पहले तो आपको पढ़नी है बंदरपुच, गंगोत्री, यमुनोत्री, और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ सबसे विशालकाय पहाड़ी में आती है इसलिए। उसके अलावा आपकी केदारनाथ, केदारनाथ घाटी है। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि ये सभी लोगों को पता है कि बंदरपुच पहाड़ी के पास में गंगोत्री, यमुनोत्री जो है स्थान है। उसके अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ आपकी, जिसमें बद्रीनाथ प्रमुख रूप से सबसे ऊंची पहाड़ी की बात होती है। अगर तो यहां से अगर हम बात करें, देखिए इसके अलावा जो हमें पढ़ना है यहाँ दिखेगा ना सभी लोगों को, यहाँ बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ देखिए आपके उत्तराखंड में, ये यूके की बात हो रही है, जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब यूके की बात हो रही है। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ है आपका नंदा देवी, नंदा देवी, और उसके अलावा आपका कामेत पर्वत। अब यहां बात करते हैं हम लोग नंदा देवी की। नंदा देवी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने इसीलिए अलग से जो है इसका कलर मैंने चेंज किया। क्यों? अगर हम नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी कुछ अलग है। कुछ अलग क्यों है? अगर हम इसकी बात करें तो नंदा देवी है, नंदा देवी जो आपकी यहां स्थित है, नंदा देवी, इसकी हाइट जो है वो लगभग 8016 मीटर, और ये आपकी यूके की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की आपकी अगर सबसे ऊंची चोटी की कोई बात करता है, देखिए मैंने आपको जो हमें यूके में पढ़ना है प्रमुख रूप से 3 पर्वत पढ़ने हैं। कौन कौन से आपके पढ़ने हैं? एक आपका नंदा देवी, नंदा देवी के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि सबसे ऊंची चोटी है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी इसलिए क्योंकि 7816 मीटर इसकी हाइट है। और उसके अलावा आपको कामेत पर्वत पढ़ना है, और उसके अलावा बंदरपुच, बंदरपुच के अंतर्गत ये 4 चीजें आती हैं, जिसमें आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये 4 चीजें आपके बंदरपुच के ही अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा आपकी नंदा देवी और कामेत पर्वत, पहाड़ियां बहुत है लेकिन जो हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहां से हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, देखिए आपके जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले आपका नंगा पर्वत, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो नंदा देवी, कामेत पर्वत और बंदरपुच पहाड़ी, बंदरपुच पहाड़ी के अंतर्गत गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये आपके। और इसके अलावा यहां से एक चीज और, अगर आपसे कोई 4 धाम पूछता है कि 4 धाम कौन कौन से हैं, तो ये आपके जो हैं ये गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ,
ये आपके उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जबकि भारत के अगर कोई 4 धाम पूछता है, तो अगर भारत के 4 धाम कोई पूछता है तो उसमें आपका केदारनाथ, द्वारिका और जगन्नाथपुरी और श्री रामेश्वरम। अगर कोई हमसे पूछता है, देखिए ये आपके ये भारत के 4 धाम हैं, क्योंकि अक्सर लोग 4 धाम की यात्रा का जब भी जिक्र होता है तो 4 धाम की यात्रा में लोग इसे टिक कर देते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये आपके उत्तराखंड के 4 धाम हैं। जबकि अगर भारत देश की बात करें तो भारत के जो 4 धाम हैं, ये धाम नहीं है, ये धाम है। भारत के 4 धाम की अगर बात करता है तो ये आपका यूके, द्वारिका आपकी गुजरात, जगन्नाथपुरी की बात करें तो ये आपका पुरी है, उड़ीसा है, और रामेश्वरम की बात करें तो आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में लास्ट में बिल्कुल रामेश्वरम जो है स्थित है, भगवान राम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक है। और उसके अलावा मतलब ये आपकी इस टॉपिक से अलग बात है, लेकिन जब बात 4 धाम की होती है तो अक्सर लोग गलती कर देते हैं, इसलिए ये चीज मैंने साथ में डिस्कस कर दी कि यहाँ पे लोगों को अंतर समझ में आ जाए कि जो भारत के 4 धाम है वो प्रमुख रूप से ये हैं, जबकि ये आपके उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। अब आते हैं दोबारा से एक बार अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के जो प्रमुख पर्वत, अगर कोई हमसे पूछता है कि वृहद हिमालय में प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आपका बंदरकुच पहाड़ी, नंदा देवी और कामेत पर्वत, जिसमें नंदा देवी आपका सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, तो जब उत्तराखंड से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बात करते हैं नेपाल की। नेपाल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा नेपाल की अगर हम बात करें, नेपाल से प्रमुख तथ्य जो है इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए, आपकी यहीं पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगर कोई हमसे पूछता है पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, यदि किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। देखिए यहां अगर हम बात करें नेपाल में, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी धौलागिरी और आपकी जो पढ़निया में अन्नपूर्णा की अगर हम बात करें, उसके अलावा गौरी शंकर, ये नेपाल के आसपास। देखिए नेपाल में प्रमुख रूप से आपकी माउंट एवरेस्ट, अगर इसकी बात करता है ऊंचाई की बात करें तो 8,850 मीटर ये है। तो इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। और इससे ही अगर हम बात करें, देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि 5 पर्वत हैं यहाँ पे, और इसके अलावा अगर हम बात करें 5 पर्वत आपके हैं मैकालू और मंसालू। ये है। अब ये देखिए इसमें से कुछ आपके नेपाल में है, कुछ भारत और नेपाल सीमा पे स्थित हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, मैंने इसलिए पर्वत यहाँ पे लिखे क्योंकि ये नेपाल से रिलेटेड है। अब इनका जो डिस्कस होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि दोनों चीजें हैं, बीच में आपका पर्वत का विस्तार है। तो आप चीजें कैसे होती है, आप अपने सामने ये चीज देखेंगे कि कैसे क्या अंतर होता है इनके बीच में और क्यों क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला का सबसे बड़ा पर्वत है। हिमालय पर्वत जो माउंटेन रेंज है उसका सबसे बड़ा पर्वत है, और इसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर, ये सबसे नवीनतम हाइट है। और ये इसका अगर विस्तार कहें तो देखिए ये आपके ये नेपाल में स्थित है। तो ये भारत, तिब्बत, इसके अलावा चाइना मतलब चीन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में इसका विस्तार बहुत ही कम है, एकदम नाम मात्र है, लेकिन तिब्बत और चीन में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। तो आपको याद होगा कि जब ग्लेशियर की ये चीजें स्टार्ट की जाती हैं, जब हमारे यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है जो ट्रांस हिमालय का एक भाग है, और जो कैलाश पर्वत जो ट्रांस हिमालय में इसका विस्तार हुआ है, काराकोरम का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की,
तो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार सबसे ज्यादा तिब्बत और चाइना में है। तिब्बत और चाइना में ही आपको मैंने बताया कि जब मैंने आपको कराकोरम पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको जास्कर पर्वत श्रेणी जो बताई थी उसमें मैंने आपको कराकोरम में जब आपको बताया था तो कराकोरम में ही मैंने आपको बताया था कि इसका विस्तार सबसे ज्यादा जो है जो भारत के बाहर इसका विस्तार है। अगर ऊपर की बात करें यहाँ पे तो हिंदकुश पर्वत तक की है, जबकि यहाँ पे आपका कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत क्यों है? हिंदुओं का वह सबसे पवित्र स्थान जो विदेश में है या किसी भारत से बाहर है तो वो आपका कैलाश पर्वत है, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। ये बात थी। और इसका विस्तार सबसे ज्यादा चाइना या तिब्बत में है। अब यहां बात करते हैं, यहां कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि अगर हम बात करें तो इसे नाम इसके अलग अलग हैं। सागर माथा, नेपाल के लोग इसे सागर माथा कहते हैं। अगर सागर माथा की बात करें, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट का विस्तार नेपाल में सबसे ज्यादा है। और अगर सागर माथा की बात करें, क्योंकि चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं और सागर माथा ही इसका जो नाम है, सागर माथा ही प्रमुख रूप से होती है। और सागर माथा का जो नाम होता है वो है धरती का स्वर्ग, क्योंकि इसे नेपाल के लोग सागर माथा बोलते हैं। और ये इस तरीके से, जैसे मैंने यहां भी आपको बताया था कि ये भारत का जैसे स्वर्ग कहा जाता है, बिल्कुल भारत के मुकुट पे इसका है। और अगर हम लोगों ने, अगर कोई अमरनाथ यात्रा किसी ने की होगी तो देखा होगा कि अमरनाथ यात्रा जब हम लोग जाते हैं तो हमारे चारों तरफ जो है केवल बर्फ दिखाई देती है और जब उस पर हल्की सी धूप पड़ती है तो वो मोती की भांति चमकता है, तो वो शीश मुकुट कहा जाता है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो सागर माथा जो आपकी है इसका नाम ही है धरती का मुकुट, धरती का स्वर्ग, शीर्ष या आपका मुकुट। ये जो आपके नेपाल के लोग हैं इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। और अगर हम चाइना की बात करें, देखिए ये धरती का स्वर्ग, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि अक्सर नाम में पूछ दिया जाता है यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट का जो नाम है इसे क्या है। तो माउंट एवरेस्ट का जो नेपाल में विस्तार है, यहाँ पे जो नेपाल में विस्तार है मतलब तिब्बत और चीन, क्योंकि ऊपर चीन है तो तिब्बत और चीन में इसका जो विस्तार है, तो तिब्बत के लोग इसे जो कहते हैं वो इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। और सागर माथा का जो मीन्स होता है वो धरती का स्वर्ग या धरती का शीर्ष होता है। अब इसके बाद अगर बात करें चीन की, देखिए चीन में भी इसका अलग नाम है। तो चीन में जब इसके लोग कहते हैं तो चीन में इसे चोमोलंगमा कहते हैं। चाइना के लोग इसे चीन में चोमोलंगमा, चोमोलंगमा की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। और माउंट एवरेस्ट पर्वतों की रानी, मतलब ये चीन के लोग ऐसा बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ की पर्वतों की रानी है। जबकि अगर हम बात करें तिब्बत की या नेपाल के लोग तो इसे धरती का स्वर्ग या धरती का मुकुट बोलते हैं। और यहीं से आपको याद होगा यहाँ की अगर हम विशेषता में बात करें तो इसे ही हम लोग, नेपाल के लोग ही अगर हम बात करें तो नेपाल में इसे बृहद हिमालय को ही जो है महाभारत बोलते हैं, महाभारत ही बोलते हैं। नेपाल के लोग इसे महाभारत भी बोलते हैं। और नेपाल के लोग जब महाभारत बोलते हैं तो महाभारत क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि महाभारत पर्वत पे ही आपका काठमांडू शहर बसा हुआ है। तो जो काठमांडू शहर आपका, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, तो जो आपका काठमांडू शहर है, काठमांडू शहर ये भी आपका इसी पे बसा हुआ है, जो महाभारत पर्वत है उसी पे बसा हुआ है। ये आपके नेपाल की बात थी। नेपाल में जो आपके प्रमुख रूप से हमें जो पर्वत पढ़ना है, सबसे पहले आपका माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, मैकालू और मनसालू। मैकालू और मनसालू एक जैसे नाम है तो मिलते जुलते नाम कभी कभी दिक्कत करते हैं, इसलिए जैसे मैंने क्रम से लिखा, अगर इस तरीके से आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसके बाद जब हम बात करेंगे, अब नेपाल और तिब्बत तक इसका विस्तार हो गया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में विस्तार की, तो भारत के विस्तार में मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जो इसका विस्तार है प्रमुख रूप से वो आपका भारत में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के आंध्र प्रदेश मतलब नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है। अब इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो भारत की अगर हम बात करें तो यही आपकी सिक्किम है।
सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है ये भारत और नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। आपको याद होगा कि यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो सिक्किम जब नीचे से भारत नॉर्थ ईस्ट से कुछ इस तरीके से मिलता है और ऊपर से जब भारत आता है तो केवल ये हिस्सा ऐसा है, ये हिस्सा ही भारत के प्रांत में। इसके अलावा अगर यहाँ पे कब्जा किसी अन्य देश का हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट का भारत से कनेक्शन टूट सकता है। तो इसलिए सबसे अगर खतरनाक जगह है तो वो है सिक्किम। लेकिन अगर टूरिस्ट प्लेस की बात की जाए तो दुनिया की जो, अगर पूरे भारत की बात करें, दुनिया की तो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत अन्य प्लेस हैं जहां पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की अगर प्रमुख रूप से घूमने के जो है आपके पर्यटन की बात करें तो सिक्किम घूमने की सबसे अच्छी जगह में से एक है। अगर भारत में बात करें तो अगर भारत में लगभग आपके जो 5 सबसे अच्छी जगह है घूमने की तो उसमें आपका सिक्किम, लेह लद्दाख, इसी में आपका जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये केरला, प्राकृतिक दृष्टि से ये बात हो रही है। अगर प्राकृतिक, आपको कहीं प्राकृतिक नजारा लेना है तो उसके लिए ये 5 जगह, उत्तराखंड, ये पर्यटन की दृष्टि से भारत के सबसे अच्छी जगह में से एक है, जिसमें सिक्किम भी प्रमुख रूप से शामिल है। जो भारत की 5 प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उसमें आपका सिक्किम, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये पूरा ऊपर का प्रदेश, उसके अलावा आपका केरला, तमिलनाडु और उत्तराखंड, जिसमें प्राकृतिक अगर दृष्टि से आप देखना चाहें तो उत्तराखंड और केरला और सिक्किम आपका प्रमुख रूप से है, मतलब जहां पे आपको वनस्पतियों का भी दृश्य मिलेगा। जबकि लद्दाख मैंने आपको बताया था जिसमें कोल्ड डेजर्ट है। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम में ही आपको याद होगा कि कंचनजंगा पर्वत है। कंचनजंगा पर्वत की अगर हम बात करें, कंचनजंगा जो सीरीज है हमारी सिक्किम, तो ये आपका है कंचनजंगा पर्वत। अगर इसकी बात करें तो 8,586 मीटर। ये क्यों? अब हम बात करते हैं भारत की। अभी मैंने आपको जब बताया था कि जब मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था पीओके से रिलेटेड की जो भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा था कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत सीरीज के बारे में, कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है। लेकिन कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर हमसे कोई पूछता है भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो है आपकी कंचनजंगा, 8,586 मीटर इसकी हाइट है। और अगर इसकी बात करता है तो ये पूरी तरीके से, मतलब इसका जो लगभग 90% भाग है ये आपका भारत में है, जबकि 10% भाग इसका तिब्बत में है। लेकिन इसलिए बात की जाती है क्योंकि कंचनजंगा जो पूरी तरीके से भारत में मानी जाती है, तो भारत में ही भारत की सबसे ऊंची अगर पर्वत चोटी की बात करता है तो वो है आपका 8,586 मीटर। कौन सी है? कंचनजंगा। कहां पे स्थित है? सिक्किम में। और सबसे लास्ट की अगर हम बात करते हैं, सबसे लास्ट की अगर हम बात करें तो नामचा बरुआ पर्वत है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये है आपके जो है ये वृहद हिमालय के बारे में चर्चा थी, जो आपके हिमालय का प्रमुख भाग है। मतलब हमें जो विस्तार से पढ़ना होता है वो प्रमुख रूप से ये भाग है। जबकि इसके अलावा पूर्व मैंने आपको ट्रांस हिमालय बताया, ट्रांस हिमालय के बाद आज मैंने आपको महान हिमालय बताया, महान हिमालय बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लघु हिमालय, लघु हिमालय की अगर हम बात करें, देखिए लघु हिमालय की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी विस्तार कुछ इस तरीके से है, लेकिन सबसे बड़ा विस्तार जो है वो आपके महान हिमालय का है। लघु हिमालय की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका यूके, इन 3 प्रदेशों में सबसे ज्यादा है, इसका विस्तार सबसे ज्यादा है लघु हिमालय का। और इसी में याद होगा आपका जम्मू कश्मीर में आपको मुलायम घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसे पयाल घास के मैदान कहे जाते हैं। मतलब ये लघु हिमालय की भी साथ ही साथ चर्चा हो जाती है क्योंकि शिवालिक आपका बहुत बेसिक नहीं पढ़ना है क्योंकि वो नया है, पूर्ण रूप से नया है, तो इसलिए उसे नहीं पढ़ना है इतना।
लघु हिमालय को ही हम लोग मध्य हिमालय बोलते हैं। सबसे पहले अगर कोई हमसे पूछता है कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है आपका, विस्तार आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में प्रमुख रूप से इसका विस्तार है। और यही जो मैंने अभी आपको बताया था, इसके अलावा अगर हम बात करें विदेश की, मतलब ये भारत में विस्तार है, इसके अलावा अन्य प्रदेश में, तो इसके अलावा अन्य प्रदेश में है नेपाल में। जो अभी मैंने आपको महाभारत पर्वत के बारे में जानकारी दी थी कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी थी महाभारत पर्वत की, तो जो लघु हिमालय है इससे का विस्तार जो नेपाल में है, और नेपाल में ही इसे महाभारत बोलते हैं। जो अभी मैंने पूर्व में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी जब मैं बृहद हिमालय आपको पढ़ा रहा था, तो नेपाल में ही इसे महाभारत कहते हैं, महाभारत पर्वत के नाम से, और इस पे ही आपका काठमांडू शहर बसा है। काठमांडू शहर इसी पे बसा है, आपका जो महाभारत पर्वत है इसी पे आपका काठमांडू शहर बसा है। अब अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में इसका विस्तार है, और यहां पे आपके पयाल घास के मैदान, पयाल घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें मुलायम, और पयाल का मतलब क्या होता है कोई अगर आपसे पूछते तो मुलायम होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। और इसी को अगर हम बोले तो इसे ही गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। दो जगह हैं आपकी, गुलमर्ग और सोनमर्ग। जो मुलायम घास के मैदान जिन्हें पयाल कहते हैं, ये आपके गुलमर्ग और सोनमर्ग हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आपका मसूरी शहर, जो मसूरी शहर है वो इसी पे बसा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड, यूके में आपका मसूरी शहर, मसूरी पर्वत है और इसी पे आपका मंसूरी शहर बसा हुआ है। यहां अगर हम बात करें जो आपके झरने की बात करते हैं तो आपके मंसूरी शहर में ही आपका कैंपटी फॉल स्थित है। जो कैंपटी फॉल आपका जो झरना है वो आपका यही, और ये भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इसके अलावा हम बात करें तो यहीं पे आपको याद होगा कि ताल घाटी और दून घाटी, ताल घाटी आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका नैनीताल शहर बसा हुआ है, नैनीताल शहर, और दून घाटी पे देहरादून। जो आपका ताल घाटी पे ये देखिए, अगर कोई हमसे पूछता है, जब मैंने अभी आपको यहां से यहां तक विस्तार बताया था उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मसूरी पर्वत और मंसूरी शहर में ही आपका कैंपटी फॉल डैम स्थित है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका ताल घाटी और दून घाटी, ये दो आपकी उत्तराखंड की प्रमुख घाटियां हैं, जिसपे ताल घाटी में नैनीताल शहर बसा हुआ है, जबकि दून घाटी की अगर हम बात करें तो दून घाटी में आपका देहरादून शहर बसा हुआ है। तो देहरादून शहर इस घाटी पे बसा हुआ है, जबकि ताल घाटी पे नैनीताल शहर बसा हुआ है। ये आपके प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल भी कहते हैं। तो पीर पंजाल इसलिए कहते हैं, जो आपके ये मुलायम घास के जो मैदान पाए जाते हैं ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पाए जाने के कारण ही इसे पयाल घास के मैदान कहते हैं, जो मैंने अभी आपको पूर्व में इंफॉर्मेशन दी थी। अब इसके अलावा बात करते हैं यहां से, अब देखिए आपको याद होगा कि आपके जो फूलों की फ्लावर वैली है, जो आपकी फूलों की घाटी है, वो आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। तो इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है फूलों की घाटी जो आपके उत्तराखंड में पाई जाती है, तो इस कारण इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लघु हिमालय की, तो यहां मैंने अभी आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में ही आपका श्रीनगर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे आपको फलों और ड्राई फ्रूट, फलों और मेवे भी आपको याद होगा कि श्रीनगर में ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा मिलता है और बहुत ही
मतलब सस्ते दामों पे आपको मिलता है, जबकि कश्मीर का सेब आपकी पूरी दुनिया में फेमस है। अगर कोई हमसे फलों की बात करता है तो कश्मीर का सेब पूरी दुनिया में फेमस है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट भी आपके श्रीनगर के साइड में बहुत सस्ते मिलते हैं, तो इसे फलों एवं फूलों की घाटी भी कहा जाता है। तो ये आपके लघु हिमालय से इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे वो ये थे। लघु हिमालय को प्रमुख रूप से ये याद रखिएगा कि फलों एवं फूलों की टोकरी भी कहा जाता है। क्यों फलों की टोकरी, मैंने आपको बताया क्योंकि उत्तराखंड शहर में जो इसका विस्तार है वहां पे इसे जो है, क्योंकि आपकी फ्लावर वैली जो फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए फलों एवं फूलों की टोकरी, फलों की घाटी आपके श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा फल पाए जाते हैं, जबकि फूलों की अगर हम बात करें तो आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में 2 घाटियां पाई जाती हैं, जिसमें दून घाटी और ताल घाटी। दून घाटी पे आपका देहरादून शहर, जबकि ताल घाटी की अगर हम बात करें तो ताल घाटी पे आपका जो है नैनीताल शहर बसा हुआ है। तो ये चीज आपकी परीक्षा की दृष्टि से जितना भी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिवालिक पर्वत की बात करें, शिवालिक पर्वत आपका सबसे नवीन पर्वत है। तो शिवालिक पर्वत में अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमें नहीं पढ़नी है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए आपके जो हिमालय का प्रमुख भाग है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय कहते हैं, वृहद हिमालय या हिमाद्री, ये 3 हिमालय आपके प्रमुख रूप से भाग कंप्लीट हुए। अब जो यहां से प्रमुख रूप से जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हिमालय पर्वत से रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो उसकी शीट भी अभी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को सीट भी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि सीट का काम हमारा चल रहा है तो थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन जितने भी टॉपिक हमारे द्वारा आपको पढ़ाए गए हैं उन सभी के सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, तो सभी लोग परेशान ना हो। और जो लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा मैप भी साथ में भरते चलें, क्योंकि मैप से चीजें आपकी बहुत आसान होती है। जब जैसे मैं आपको बताता हूं, जब भारत के ऊपर का मैप मैंने ड्रॉ किया, वहां से आपके माउंटेन रेंज जो हिमालय है वो मैंने आपको बताया। तो ये आज की क्लास कैसी लगी ये अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या समस्या आ रही है आपको। अगर कोई आपकी समस्या है इस टॉपिक से तो वो हमारे साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया कुछ स्पेशल लेकर, तब तक सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच, शुक्रिया।